नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत के सामानों पर 25% तक टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। हालांकि यह माना जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हो जाएगी, जिससे दोनों देश एक दूसरे के साथ कम से कम टैरिफ पर आयात निर्यात कर पाएंगे। लेकिन कम से कम टैरिफ की बात 25% तक पहुंच गई है। अमेरिका का प्लान यह था कि जिस तरह से भारत ने ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील की है, कुछ वैसे ही डील भारत अमेरिका के साथ भी कर लेगा। लेकिन यह डील क्रैक नहीं हो पाई। आज हम आपको यह बताएंगे कि आखिर किन वजहों से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाई और 25% टैरिफ लगने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है। हमारी अगली खबर भारतीय सेना को लेकर देश में हो रही हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से जुड़ी है। देश के विपक्ष को चिंता इस बात की है कि भारतीय सेना अपने सैन्य ऑपरेशंस के नाम हिंदू देवी देवताओं या प्रतीकों पर क्यों रखती है। हाल ही में सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगांव हमला में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया था और फिर ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत आज सुबह 2 आतंकियों को पुंछ में ठिकाने लगा दिया। आप सोचिए कि देश के विपक्ष को आतंकियों के मारे जाने पर सैनिकों का वाहवाही करनी चाहिए, लेकिन वो इसमें भी हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स खोज रहे हैं। ये वही विपक्ष है जो सैन्य ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक करवाना चाहता है। इसके बाद हम आपको रशिया में आए भूकंप और उसके बाद सुनामी से हुई तबाही की खबर दिखाएंगे। रशिया के कामचाटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसे दुनिया का 6ठा सबसे शक्तिशाली भूकंप कहा गया है। यह भूकंप इतना शक्तिशाली है कि इसकी ऊर्जा को हिरोशिमा और नागासाकी जैसे 10,000 परमाणु बमों जितना आंका गया है। इस भूकंप के बाद प्रशांत महासागर और इसके समुद्री क्षेत्र में मौजूद लगभग सभी देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान, रशिया में तो भूकंप के बाद सुनामी की 1 से 5 मीटर तक ऊंची लहरें दिखाई दी हैं। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? सबसे पहले हम टैरिफ वाली टेंशन का विश्लेषण करेंगे। आज शाम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो 1 अगस्त से भारत पर न सिर्फ 25% टैरिफ लगाएंगे, बल्कि भारत से उसके निर्यात पर अलग से पेनल्टी भी वसूलेंगे। ये भारत के लिए शाम का समय था, लेकिन अमेरिका में सुबह सुबह का वक्त, जहां पर आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए इस फैसले की 3 बड़ी वजह बताई है। पहली वजह, भारत उनके लिए मित्र देश है, लेकिन भारत अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैरिफ यानी टैक्स लगाता है। दूसरा, जब दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया के साथ व्यापार बंद कर दिया जाए, तब भारत रशिया से हथियार और कच्चा तेल दोनों खरीद रहा है। तीसरी बात, उन्होंने ये कही कि भारत से नाखुश है, इसीलिए 1 अगस्त से भारत को अपने सभी निर्यात पर 25% का टैरिफ देना होगा, अलग से पेनल्टी यानी दंड भी चुकाना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार 1 अप्रैल से पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की घोषणा की थी। इसका मतलब यह होता है कि जो देश अमेरिका के सामान पर जितना टैक्स लगाएगा, उतना ही टैक्स अमेरिका भी उस देश पर लागू कर देगा। पहली बार 2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में पहले इसे 9 जुलाई तक टाला गया, फिर इसे 1 अगस्त तक के लिए स्थगित किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर 1 अगस्त तक भारत ने अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील नहीं की, तो वो इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और आज वही हुआ है। यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भारत के सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा या पहले की तरह कुछ सामान पर 10% का बेसलाइन टैरिफ होगा और बाकी के सामान पर, सेवाओं पर 25% टैरिफ होगा। इसके अलावा भी यह भी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर किस तरह की पेनल्टी लगाएंगे। बस लिख दिया। क्या अब ऐसा हो सकता है कि भारत अमेरिका के बाजार में जो सामान बेचेगा उस पर 25% टैक्स टैरिफ के रूप में लगेगा और ऊपर से कुछ और टैक्स पेनल्टी के रूप में लगेगा? अगर ऐसा होता है तो भारत को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा नुकसान होगा। साल 2023-24 जब अमेरिका ने भारत को 3,49,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया था और भारत ने अमेरिका को 6,42,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ था। अमेरिका को व्यापार का घाटा हुआ था, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं हम इसे। आप इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हमसे ज्यादा सामान खरीदता है,
और हमें कम सामान बेचता है, और ऐसा करने से उसे इस व्यापार में फायदा नहीं बल्कि घाटा होता है। लेकिन अब अमेरिका ने तय किया है कि वो भी भारत पर ज्यादा टैक्स लगाएगा जिससे ये घाटा कम हो सके, और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स गाड़ियों के पार्ट्स, निर्माण मशीनें, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग मशीन्स जैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स निर्यात करता है, जिससे हम 1.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इसके बाद भारत मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस जैसे सामान निर्यात करता है, जिनसे 87,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इसके बाद 85,000 करोड़ रुपए की गोल्ड ज्वेलरी, सोने के गहने, पॉलिश्ड डायमंड, हाथ से बने आभूषण निर्यात करता है। फिर 75,000 करोड़ रुपए की दवाइयां हैं, मेडिकल उपकरण निर्यात करता है, और आखिर में हमारे किसान भी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की सब्जियां, फल, दालें अमेरिका को बेचते हैं। लेकिन अब 25% टैरिफ लगने से यह सारा सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, और इससे भारत के किसानों, व्यापारियों, कामगारों, मजदूरों को नुकसान होगा। और भी आसान भाषा में इसको आपके लिए समझाएं तो अभी अमेरिका में भारत से निर्यात हुआ कोई सामान 100 रुपए का बिकता है तो वो 25% टैरिफ के बाद 125 रुपए का हो जाएगा, और जब भारत का सामान महंगा होगा तो इसकी मांग कम हो जाएगी, मांग कम होगी तो निर्यात कम हो जाएगा, निर्यात कम होगा तो भारत में जो लोग अब तक अपना सामान अमेरिका के बाजार में बेच रहे थे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, नौकरियां, व्यापार, सब पर असर पड़ेगा। अब ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर ट्रेड डील से इस रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसको टाला जा सकता था तो ये ट्रेड डील क्यों नहीं हुई। यहां आपको यह बात याद रखनी होगी कि ये ट्रेड डील अमेरिका के लिए भी जरूरी थी, वो चाहता था ये जल्दी से हो जाए। अगर अमेरिका ने भारत के सामान पर 25% टैरिफ लगाया है तो इससे अमेरिका में ही महंगाई बढ़ने वाली है, और वहां लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रोजमर्रा के जीवन के लिए जो खर्च चाहिए वो बढ़ सकता है। इसीलिए अमेरिकी भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से बहुत परेशान है। वो हर देश को ट्रेड की धमकी, टैरिफ बढ़ाने की धमकी, ये सब तो देते हैं, चीन तक के साथ किया था ना, फिर क्या हाल हुआ। लेकिन जैसे ही चीजें ज्यादा टैरिफ के साथ वो लेंगे, वो चीजें अमेरिकियों को महंगे दाम पर खरीदनी होंगी। लेकिन महंगाई की आशंका के बावजूद अमेरिका ने फिर भी ये जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि उसे लगता है कि जब वो भारत के सामान पर 0 से 3% का टैरिफ लगाता है तो भारत उसके सामान पर 80% तक टैक्स क्यों लगाता है। ये ट्रंप बार बार शुरू से, जब से वो इस बार सत्ता में आए हैं, यही बात दोहराते रहते हैं कि हमसे तो इतनी टैरिफ वसूलते हैं, भारत ही 80% टैरिफ लगाता है अमेरिका के सामानों पर, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ 3% तक। टैरिफ की इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात शुरू हुई, लेकिन दावा है कि कुल 5 वजहों से यह डील फाइनल नहीं हो पाई। यह कारण बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे पहला बड़ा कारण था डेयरी उद्योग। अमेरिका चाहता था कि उसकी डेयरी कंपनियों को भारत में प्रवेश की इजाजत मिले, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं। भारत की दलील यह थी कि अमेरिका में डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए गायों को नॉन वेजिटेरियन डाइट दी जाती है जो भारत की आस्था के खिलाफ है। नॉन वेजिटेरियन डाइट का मतलब क्या है? वो इसका मतलब है कि अमेरिका में गाय, भैंस, दूसरे मवेशियों को ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें चिकन, पोर्क जो सुअर है उसका, मछली, घोड़े, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली के अवशेष भी होते हैं, और ऐसा प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमेरिका इन गायों और भैंस के दूध को नॉन वेजिटेरियन मिल्क कहता है और वो इसे भारत के बाजार में बेचना चाहता है, लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। और आप सब जानते हैं कि भारत में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, और हम इस नॉन वेजिटेरियन दूध को देश में कई लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दूसरी वजह है अपने घरेलू किसानों की जीविका बचाना। अमेरिका चाहता था कि उसके सेब, ड्राई फ्रूट्स, आमंड्स, वॉलनट्स पर भारत अब कम टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया। भारत की दलील यह थी कि अगर उसने ऐसा किया तो भारत के घरेलू किसानों को नुकसान होगा और ये किसान अपना सामान कम बेच पाएंगे। उदाहरण के लिए आप खुद सोचिए कि अगर आपको वॉशिंगटन एप्पल 200 रुपए किलो में मिलेगा और कश्मीरी एप्पल 250 रुपए किलो, तो आप अपने देश का कश्मीरी एप्पल खरीदेंगे या आप वॉशिंगटन एप्पल खरीदेंगे? डील ना होने की तीसरी वजह है डेटा लोकलाइजेशन।
ये देखिए, इस वक्त भारत में अमेरिका की जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो भारत का डेटा देश के बाहर स्टोर करके रखना चाहती हैं, जबकि सरकार का कहना है कि अगर डेटा भारत के लोगों का है तो अमेरिका की सभी कंपनियों को इस डेटा को यहीं स्टोर करके रखना चाहिए, जिस पर अमेरिका राजी नहीं हुआ और ये डील नहीं हो पाई। चौथी वजह, भारत ने अमेरिका के मेडिकल उपकरणों पर एक कैप या लिमिट लगाई हुई है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका उसी लिमिट तक कुछ भी मेडिकल उपकरणों को भारत में बेच सकता है, उसके बाद उसे इन उपकरणों को बेचने की इजाजत ही नहीं है। लेकिन अब अमेरिका इस लिमिट को भी हटवाना चाहता है, जिस पर भारत तैयार नहीं हुआ और यह डील फाइनल नहीं हो पाई। और पांचवा कारण, बड़ा कारण, विदेशी निवेश, जिसमें अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश को आसान बनाए, जबकि भारत का कहना था कि वो ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही वो अपने बाजार, घरेलू व्यापारियों, अपने निवेशकों को भी सुरक्षित रखना चाहता है, उनको एक सिक्योरिटी नेट देना चाहता है। नटशेल में अगर हम आपको पूरी खबर समझाएं तो जब भारत ने अमेरिका की गैर वाजिब शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और यह कहा कि अगर ट्रेड यूनिलैटरल होगा, यानी सिर्फ एक तरफा और अमेरिका के पक्ष में होगा, तो भारत ऐसे में ट्रेड डील नहीं कर पाएगा। और यही बात शायद राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आई। उन्होंने भारत पर न सिर्फ 25% का टैरिफ लगा दिया, बल्कि यह भी कहा कि वो ट्रेड डील नहीं करने के लिए भारत पर उल्टा पेनल्टी लगाएंगे। हालांकि इस पर भारत सरकार का भी बयान आया है और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का संज्ञान लिया है और सरकार इसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है। सरकार हमारे किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमईज के कल्याण की रक्षा और प्रोत्साहन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में भारत का सामान महंगा हो जाएगा। भारत की फार्मा कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज, किसानों को नुकसान होगा। अमेरिका को भारत का निर्यात घटा तो डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो जाएगा और अगर भारत में डॉलर कम आया तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व्स पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये टैरिफ की टेंशन भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि जो लोग इस फैसले का कनेक्शन लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के कल के भाषण से जोड़ रहे हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए तारीख भी तय नहीं हुई थी, उससे पहले यह फैसला हो चुका था कि अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हुई तो राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर देंगे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद 18 जून को जब G7 समिट से लौटते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर बात हुई, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह कहा था कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी और यह जानकारी भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने खुद भी दी। अगर नाराजगी की वजह यह होती तो इस हिसाब से राष्ट्रपति ट्रंप को 1.5 महीने पहले ही भारत पर टैरिफ लगा देना चाहिए था, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए नहीं किया क्योंकि इस मुद्दे का टैरिफ से कोई भी लेना देना है ही नहीं। टैरिफ और मध्यस्थता का मुद्दा अलग अलग है और ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भारत अमेरिका के सामान पर जो टैरिफ लगाता है उस पर राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत पहले से ऐतराज रहा है। वो सत्ता में आने के बाद से ही इस मुद्दे को हर देश के साथ उठा रहे हैं जहां पर भी उनको ट्रेड डेफिसिट दिख रहा है। आज से 6 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने भारत का जीएसपी रद्द कर दिया था। इसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस भी कहते हैं, जिसके तहत अमेरिका ने भारत को यह सुविधा दी थी कि वो अपना ज्यादातर सामान बिना इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ के अमेरिका में बेच सकता था ताकि उसका आर्थिक विकास तेजी से हो। ये एक तरह का वीआईपी पास था जिसमें हमें अमेरिका के बाजार में पहुंच बनाने में मदद मिली। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने 2019 में सुविधा को समाप्त कर दिया था और सोचिए तब तो मध्यस्थता की बात दूर दूर तक नहीं थी। आप खुद सुनिए कि जून में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर क्या कहा था और कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने वही बात लोकसभा में दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को
शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। विश्लेषण भारत की धर्मनिरपेक्षता के बारे में है। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर भारत की सेना अपने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव या ऑपरेशन शिव शक्ति रखती है तो क्या इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरा होता है? पिछले 3 दिनों में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 5 आतंकियों को ढेर किया। इनमें ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए जो 22 अप्रैल के पहलगांव हमले में शामिल थे। ऑपरेशन शिव शक्ति में कुल 2 आतंकी मारे गए जो पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। होना तो यह चाहिए था कि हमारे देश के नेता इन आतंकियों के खात्मे का जश्न मनाते, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ सेना के ऑपरेशन के नाम पर गया। यह नाम है ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति। विपक्ष के नेताओं को आपत्ति है कि ये नाम हिंदुओं को खुश करने के लिए रखे गए हैं। संजय राउत ने भी कहा है कि सरकार ने सेना की कार्रवाई का राजनीतिकरण किया है। बीजेपी अब सेना की मदद से हिंदुओं की राजनीति कर रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी इन नामों पर विरोध जताया है और उनका कहना है कि सेना के ऑपरेशन में हिंदू धर्म को लाना सही नहीं है, लेकिन सरकार और बीजेपी के नेता इसका बचाव करें। उनका कहना है कि जब आतंकी धर्म पूछकर हिंदुओं को गोलियों से भून सकते हैं तो सेना आतंकियों का खात्मा करने वाले ऑपरेशन का नाम महादेव या शिव शक्ति क्यों नहीं रख सकते? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, यही करते रहेंगे। ये आप घटिया सोच के लोग हो। आप सैनिक अभियान में भी धर्म लाते हो, जात लाते हो, सब कुछ लाते हो। ऑपरेशन सिंदूर वोट के लिए, ऑपरेशन महादेव वोट के लिए। कुछ भी आप रखना चाहे रख लीजिए, विश्व गुरु रख लीजिए, महामानव रख लीजिए, जुमला रख लीजिए, फेकू रख लीजिए, कुछ भी आप रखिए ऑपरेशन का नाम, लेकिन आप देश को समाधान दीजिए, जवाब दीजिए। नाम कुछ भी हो, कर्म क्या है? ये कुछ भी कहें, कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि इन्होंने अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में विराम किया। नाम कैसा लगा आपको? नाम सवाल नहीं है, नाम की बात छोड़िए, कर्म की बात करिए। आपको लगता है किससे शक्ति मिलती है? शिव शक्ति मिलती है। जिनका विश्वास है वो जाने। आपका विश्वास है इसमें? नो कमेंट। मतलब आपका विश्वास? नो कमेंट। अब ऐसे लोग के लिए कोई जवाब ही नहीं आता कि अब इनको वो पगलेट कहें कि इनको कहें कि बुद्धिहीन कहें, या ऐसे लोग कहें कि मोदी जी के विरोध में ये बुला ही जा रहे हैं। बहुत सारे में ये मोदी विरोध का दर्द है और कुछ नहीं। इसमें इनको शिव नहीं दिखेंगे, राम नहीं दिखेंगे, इनको सनातन नहीं दिखेगा। सावन का महीना है,
और उग्रपंथी लोग आए थे हमारे माताओं की सिंदूर मिटाने के लिए। माताओं की सिंदूर जब मिटता है तो महादेव तो तांडव करते हैं। तो अभी तांडव की शुरुआत है, आगे समय आएगा और भी तांडव होगा। ऐसे ही बीजेपी वालों ने करना चाह रहे थे, कोई किसी का धर्म किसी का जाति बात करने के लिए, हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं सारे भारतीय हैं और ये भी ऑपरेशन भी भारतीय है। एलओपी से ये उम्मीद नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव मजाक का नहीं था, भारत के शौर्य का था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस देश का एलओपी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर मजा लेने की बात करे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण था। चर्चाएं और लड़ाइयां देखिए इस देश में किस बात पर होती है। महादेव और शिव शक्ति, ये दोनों नाम भगवान शिव को समर्पित है। सभी देवों में सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ होने के कारण भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। यहां तक कि भगवान राम भी शिव की ही आराधना करते थे और इसी तरह शिव शक्ति भी भगवान शिव का ही एक दिव्य स्वरूप है। इसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जिसमें शिव जी शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव जी के बिना अधूरी है। सेना ने अपने ऑपरेशन के लिए नामों को ही क्यों चुना, इस पर तो आधिकारिक रूप से कई बयान कोई नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पहली मुठभेड़ श्रीनगर जिले में महादेव पॉइंट के पास हुई थी, इसलिए पहले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। दूसरी मुठभेड़ सावन के महीने में हुई, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन शिव शक्ति रखा गया। विपक्ष को आपत्ति है कि यह नाम एक हिंदू देवता से प्रेरित है, इसीलिए सरकार सेना के ऑपरेशन का पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन सच तो यह है, सेना के किस ऑपरेशन का नाम क्या होगा ये कभी भी सरकार तय नहीं करती है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ सेना द्वारा लिया जाता है। हाँ, ये खबर जरूर आई थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ तय किया जा रहा था, तब तीनों सेना अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री ने मिलकर यह फैसला लिया था और वो ये चाहते थे कि चूंकि हमारे देश में हमारी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ ऐसा हुआ था तो उनके सुहाग उजाड़े गए थे, इसलिए उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाए। सिंदूर का बदला ले रहे थे। लेकिन बाकी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं आतंकियों को मारने के या फिर ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, भारत में लंबे अरसे से परंपरा रही है कि सेना ने अपने ऑपरेशन का नाम हिंदू देवी देवताओं पर खुद ही रखा है। साल 1990 से 91 के बीच सेना ने असम में एक उग्रवादी संगठन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन बजरंग। यह नाम भी भगवान हनुमान को समर्पित था और उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब किसी ने सेना के राजनीतिकरण का आरोप नहीं लगाया। 1988 में जब राजीव गांधी भारत के पीएम थे, तब भारतीय सेना ने श्रीलंका में शांति की स्थापना के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन त्रिशूल। यह नाम भी भगवान शिव के त्रिशूल को समर्पित था, लेकिन तब भी इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता का कोई खतरा नहीं था। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के लिए सेना ने जो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, वो भी अंग्रेजी शब्द जरूर है, लेकिन ट्राइडेंट यानी शिव के त्रिशूल को समर्पित था, भगवान शिव के त्रिशूल। 1993 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट हाईजैक हो गई थी, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन अश्वमेध चलाया था और ये भी नाम भगवान विष्णु जी को समर्पित था, लेकिन तब भी इस नाम से भारत की धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन आज ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति के नाम पर कई लोगों को चुभ रहे हैं। असल में यहां विपक्ष एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो ये नहीं समझ रहा है कि सेना के लिए धर्म का मतलब क्या होता है। भारतीय सेनाओं में युद्ध घोष की एक लंबी परंपरा रही है, वॉर क्राई, जिसमें धर्म और सांस्कृतिक गौरव का गहरा महत्व होता है। जब भी वो दुश्मन पर टूट पड़ते हैं तो वो युद्ध का उद्घोष करते हैं, वो वॉर क्राई करते हैं। जैसे सिख रेजिमेंट के लिए सैनिकों का युद्ध घोष है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अगर आप युद्ध के मैदान में या फिर इनको रिहर्सल करते हुए देखेंगे तो जिस जोश के साथ ये उस उद्घोष को बोलते हैं, कहते हैं उससे हिम्मत पड़ती है दुश्मन को से टकराने की, दुश्मन को मार गिराने की। और इसीलिए सिख रेजिमेंट में बहुत जोर शोर से बोला जाता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नागा रेजिमेंट का है जय दुर्गा नागा, और ये वॉर क्राई है, युद्ध घोष है। जब लड़ने जा रहे हैं तब भगवान के साथ। गढ़वाल राइफल्स का है बद्री विशाल की जय, डोगरा रेजिमेंट का है ज्वाला माता की जय, गोरखा राइफल्स का है जय महाकाली आयो गोरखाली। गढ़वाल रेजिमेंट का अब दिखा रहे हैं आपको, बद्री विशाल की जय वो कहते हैं।
कुमाऊं रेजिमेंट का भी आपको दिखाएंगे, कालिका माता की जय। और राजपुताना राइफल्स का ये देखिए, डोगरा रेजिमेंट का है, ज्वाला माता की जय। और जय महाकाली आयो गोरखाली, ये गोरखा रेजिमेंट का है। राजपुताना राइफल्स का ये उद्घोष है, राजा रामचंद्र की जय। ये उद्घोष है, इसके साथ वो युद्ध के मैदान में टूट पड़ते हैं दुश्मनों पर, भगवान को याद करते हैं। वो धर्म नहीं होता है, वो ताकत होती है। जिस तरह की राजनीति आज हमारे देश में हो रही है, क्या उसे देखकर आपको नहीं लगता है कि कल को कुछ और नेता आएंगे जिन्हें इस बात पर आपत्ति होगी कि भारत के जवान दुश्मनों का सामना करते हुए हिंदू देवी देवताओं के नाम का युद्ध घोष क्यों करते हैं? और सोचिए, हमारे देश में तो हथियारों के नाम भी सुदर्शन चक्र, अग्नि, नाग, अर्जुन, आकाश है। तो क्या इन नामों से भी जानबूझकर लुभाया जा रहा है किसी को? इस राजनीति का सच क्या है वो आप इस वीडियो से जरा समझिए। पिछले महीने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल के ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन। यह नाम बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से प्रेरित था, जिसे यहूदी धर्म के लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। इसी तरह ईरान की सेना ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस रखा। यह नाम भी कुरान की आयतों से लिखा गया है। 2 महीने पहले जब पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला किया था, तब उसकी सेना ने ऑपरेशन का नाम दिया था बुनियाल अल मरसूस। यह नाम भी अल्लाह से प्रेरित था, जिसका मतलब होता है अल्लाह की राह में लड़ने वाला। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि इन देशों में इन नामों का ही विरोध हुआ हो? अमेरिका को पूरी दुनिया में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन माना जाता है, लेकिन 2023 में जब अमेरिका ने इजराइल से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला, तब उसका नाम भी ऑपरेशन प्रॉमिस्ड लैंड रखा गया था, जो बाइबल के एक कोट से प्रेरित था। और आपको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां सैन्य ऑपरेशन के नाम बाइबल से प्रेरित थे, लेकिन ऐसा करने से इन देशों की धर्मनिरपेक्षता पर कोई खतरा नहीं आया। लेकिन हमारे देश में महादेव शिव शक्ति से तुरंत भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे देश में सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति होने लगी है। और इस बात को आप हमारे संविधान से समझ सकते हैं। संविधान के जिस भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, उसमें रामायण के उस प्रसंग को अंकित किया गया है जिसमें भगवान श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इसी तरह भारतीय संविधान, और इसीलिए ये तस्वीर भी हम लेकर आए हैं जो ओरिजिनल संविधान से है। ये देखिए, संविधान का जो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है, उस पर महाभारत का वो प्रसंग अंकित है जिसमें युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे और उनका कर्तव्य। ये वाला नीचे वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा। तो एक तरफ रामायण, एक तरफ महाभारत। संविधान की दुहाई देने वाले क्या इन पन्नों को नहीं देखते? इसके अलावा संविधान की मूल प्रति में भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, राजा विक्रमादित्य, नालंदा विश्वविद्यालय, नटराज स्तुति, स्वास्तिक चिन्ह, अकबर दरबार, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र अंकित है। और इन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। एक एक तस्वीर जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं वही आप बड़े स्क्रीन पर भी देख ही रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आज सरकार इन तस्वीरों को संविधान में जोड़ती, क्या होता? तब विपक्ष कहता कि सरकार भारत की संविधान की हत्या कर रही है। लेकिन ये तो मूल संविधान में है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहां धर्म की बात आते ही इसमें राजनीति आ जाती है। आज भी यही हो रहा है। आज एक तरफ विपक्ष के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि पहलगाम में मारे गए लोग भारतीय थे, और दूसरी तरफ है बीजेपी जो ये कह रही है कि इसमें मारे गए लोग हिंदू थे। ये राजनीति की 2 विचारधाराएं हैं और आज आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं। जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया। उन निर्दोष लोगों की जान उनका धर्म पूछ कर लिया गया। यह अपने
यह अपने आप में अमानवीयता का सबसे कुत्सित और सबसे घृणित उदाहरण था। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए, उनमें से 25 भारतीय थे। और इस खबर के आखिर में हम यही सवाल पूछना चाहते हैं कि जिन नेताओं को आतंकियों का धर्म नहीं दिखता, उन्हें सेना के ऑपरेशन के नाम में धर्म कैसे दिखता है? जिन नेताओं को मरने वालों का धर्म नहीं दिखता, उन्हें ऑपरेशन का, सेना के ऑपरेशन में धर्म कैसे दिखता है? ये गहरा सवाल है। जरा फुर्सत से इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा और चर्चा कीजिएगा। शक्तिशाली भूकंप का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरी दुनिया में बात हो रही है। इस भूकंप का केंद्र रशिया के उस इलाके में था जिसे कामचटका कहते हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 8.8 थी और ये दुनिया का छठा सबसे ताकतवर भूकंप था। इस भूकंप का केंद्र रशिया के जिस शहर में था उसका नाम है पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचाटस्काय, और इस भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 20 किलोमीटर नीचे था। और ये पूरा क्षेत्र एक प्रायद्वीप है, यानी समंदर के किनारे मौजूद है, और इसीलिए इस भूकंप ने सुनामी का खतरा पैदा कर दिया है। देखिए, इस प्रायद्वीप के अलग अलग तटीय क्षेत्र में सुनामी की 5 मीटर यानी करीब 16 फीट ऊंची लहरें उठी हैं। समंदर में 16 फीट ऊंची लहरें उठना कितना खतरनाक है, आप एक एआई वीडियो से जरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 16 फीट तक उठना। अगर किसी तटीय इलाके में एक सामान्य घर हो जिसकी छत 10 फीट ऊंची है और छत पर एक 6 फीट की हाइट वाला व्यक्ति लहरों से बचने के लिए खड़ा हो, तो भी 5 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें सब कुछ तबाह कर सकती हैं। इस सुनामी के बाद रशिया में कितनी तबाही हुई है ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट हर उस देश के लिए जारी कर दिया गया है जो इस समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ है। ये समुद्री क्षेत्र मुख्य रूप से प्रशांत महासागर का है, और अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो रशिया के इस प्रायद्वीप से उठा सुनामी का खतरा जापान, अमेरिका का, अलास्का और हवाई, मेक्सिको, इन तमाम इलाकों में है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जापान, और कई लोग अब चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी, लेकिन ये जो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि देखिए अलास्का से उठा हुआ सुनामी का खतरा जापान हो, अमेरिका का अलास्का, हवाई, मेक्सिको, इन तमाम जगहों पर, हवाई, उसके बाद आ जाइए मेक्सिको, मेक्सिको के बाद ये कोस्टा रिका, इन तमाम जगहों पर, कोस्टा रिका के बाद अल साल्वाडोर, और अल साल्वाडोर के बाद आप सीधे यहां पर पहुंच जाइए जापान, गुआम पहुंचे, और यहां से न्यूजीलैंड। इन तमाम जगहों पर, इंडोनेशिया भी है, फिजी, निकारा, गुआ, पनामा, ये तमाम जगह है। ये देखिए, यहां से फिर ये अल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, निकारागुआ, मेक्सिको, हवाई, इन तमाम जगहों पर है। यानी इस पूरे क्षेत्र में सुनामी की लहरें टकरा सकती हैं, जिनसे बड़ी तबाही की आशंका लगातार बनी हुई है। भूकंप की वजह से रशिया में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल वहां एक किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचने की खबर है। जो रशिया की, रूस की तस्वीरें, ये रूस में हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। रशिया के तटीय इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। जानवरों का क्या हाल हुआ है, सब लहरों के साथ कैसे किनारे में आ गए हैं और वहां तड़प रहे हैं। आपने देखा, रशिया में आए इस भूकंप के बाद सुनामी का सबसे ज्यादा जो खतरा है उन देशों को है जो इस प्रायद्वीप के करीब है। जापान के अलावा अमेरिका का जो हवाई और अलास्का शामिल है, ये सब हमने आपको दिखाया। सुनामी का अलर्ट भी इन तमाम इलाकों में जारी कर दिया गया है, असर दिखने लगा है। जापान के पूर्वी हिस्से में कई महत्वपूर्ण शहर हैं, जिसमें फुकुशिमा, चीबा, ये सब शामिल है। मौजूदा स्थिति यह है कि इस भूकंप के बाद चीबा और फुकुशिमा में 3 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, और ये एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इन लहरों की ऊंचाई कुछ समय में और भी बढ़ सकती है। सिर्फ कल्पना कीजिए कि इस वक्त कितनी दहशत में लोग जापान में होंगे। आपको याद होगा 11 मार्च 2011 को जापान में रिक्टर स्केल पर लगभग 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी की 40 मीटर ऊंची लहरें उठी थी। 40 मीटर, जिसे परमाणु रिएक्टर को काफी नुकसान हुआ था और इससे बड़ा परमाणु खतरा पैदा हो गया था। और इस बार भी सुनामी की चेतावनी के तुरंत बाद फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर खाली करवा दिया गया है। ये देखिए जो हालत है पिछले बार की। जापान में सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा देश के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को है।
तटीय इलाके में रहने वाले सभी लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए पहले से बोल दिया गया है। सुनामी के खतरे को देखते हुए टोक्यो में भी लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सुनामी की लहरें कितनी ऊंची होंगी यह भी साफ नहीं है, इसीलिए अभी भी कई लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर घर की छतों पर मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जापान में 1 से ज्यादा दिनों तक ऊंची लहरें अभी आ सकती हैं। जापान के अलावा अमेरिका के अलास्का हवाई द्वीप पर भी बड़ा खतरा है। यहां पर सुनामी के शुरुआती असर दिखने लगा है। ये आप ड्रोन की तस्वीरें देख रहे हैं। अलास्का हवाई की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे वहां इस भूकंप के बाद उठी सुनामी का असर होना तय है। अमेरिका के अलास्का का क्षेत्र कामचाटका प्रायद्वीप के बिल्कुल पास है और इसके अलावा हवाई द्वीप पर भी सुनामी की लहरों का टकराना तय है। इसके अलावा अमेरिका ने कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है, समंदर में जाने से मना किया है। सुनामी की चेतावनी के बीच जापान, अमेरिका, अन्य देशों में अभी क्या स्थिति है ये हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए जल्दी से दिखा देते हैं। लोग दहशत में। रिक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का भूकंप कितना शक्तिशाली होता है ये भी आपको समझना चाहिए। 8.8 तीव्रता वाले भूकंप से जितनी ऊर्जा निकलती है वो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे 10,000 परमाणु बमों जितनी आंकी जाती है। आपने सही सुना है, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे 10,000 परमाणु बमों जितनी आंकी जाती है। इसीलिए जब भूकंप आता है तो आसपास के कई किलोमीटर तक के क्षेत्रों पर इसका असर महसूस किया जाता है। साल 1952 के बाद यह पहली बार है जब रशिया में इतना बड़ा भूकंप आया है। साल 1952 में रशिया के एक क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आया था। उससे ये सिर्फ 0.2 पीछे है। ये भूकंप कामचाटका के पास कुरिल आइलैंड पर आया था और उस भूकंप के बाद सुनामी की 50-60 फीट ऊंची लहरें गई थी, जिसका असर जापान, हवाई, अलास्का, चिली, इन तमाम देशों पर हुआ था। भूकंप और सुनामी की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 1952 में आए भूकंप की तुलना में आज आए भूकंप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए इसे दुनिया का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप कहा जा रहा है। कितना नुकसान हुआ है धीरे धीरे उसे आंका जा रहा है। साल 1935 से पहले भूकंप की तीव्रता मापने के सही उपकरण नहीं थे। 1935 में पहली बार अमेरिका के भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स एफ रिक्टर इसके लिए खास उपकरण तैयार करने में कामयाब हुए, तभी से भूकंप की तीव्रता को मापा जाना संभव हो पाया। भूकंप मापने के उपकरण के आविष्कार के बाद लिखित रूप से जो सबसे बड़ा भूकंप बताया जाता है वो चिली में आया था साल 1960। इसे ग्रेट चिली भूकंप कहा जाता है, जिसकी तीव्रता 9.5 मापी गई थी। इसमें 1655 लोग मारे गए थे और 20 लाख लोग बेघर हो गए थे। दूसरा बड़ा भूकंप साल 1964 में अलास्का में आया था, जिसे गुड फ्राइडे कहा गया था और इसकी तीव्रता 9.2 थी। इस भूकंप में 130 लोग मारे गए थे। तीसरा बड़ा भूकंप 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा में आया, जिसकी तीव्रता 9.1 मापी गई। इस भूकंप में 2,80,000 लोग मारे गए, 11 लाख लोग बेघर। चौथा सबसे बड़ा भूकंप जापान के तोहाकू में साल 2011 में आया, 9.1 तीव्रता थी, 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पांचवा सबसे बड़ा भूकंप रशिया के कामचाटका में 1952 में आया, जिसकी तीव्रता 9 मापी गई थी। इस लिस्ट में छठे नंबर पर 8.8 तीव्रता वाला भूकंप अब शामिल है, जिसमें 3 देश हैं। इसमें कल रशिया के कामचाटका में भूकंप आया तो है ही, इसके अलावा 1906 में इक्वाडोर, 2010 में चिली, इन दोनों देशों में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था और कई लोग मारे गए थे। 1500 लोग मारे गए थे इक्वाडोर में और 523 लोग चिली में। रशिया में कामचाटका फायरिंग रिंग ऑफ फायर पर है। रिंग ऑफ फायर घोड़े की नाल की आकृति का एक क्षेत्र है जहां तेज भूकंप आते हैं और सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें रशिया का कुछ हिस्सा जापान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया जैसे देश आते हैं। कामचाटका प्रायद्वीप की ही बात करें तो यहां पर 300 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से सक्रिय ज्वालामुखी जो बताए जाते हैं वो है लगभग 29 सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए, जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सटीक भविष्यवाणी करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अब ऐसा होने की संभावना है। सोचिए अगर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को भूकंप या सुनामी की सूचना पहले मिल जाए, कितना अच्छा होगा, कितनी जिंदगियां बचेंगी। इस चुनौती पर 15 सालों से काम कर रहे नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सैटेलाइट तैयार की है
जो भूकंप, सुनामी, तूफान, यहां तक कि भूस्खलन की जानकारी कई दिन पहले समझा देगी। आज नासा और इसरो ने लॉन्च किया है पृथ्वी की निगहबानी से जुड़ा निसार। इसरो और नासा ने मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की है जो पूरी पृथ्वी की निगरानी करेगी। इसकी मदद से पृथ्वी की सतह और जमीन के नीचे होने वाली हलचल का रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं से विश्व को बचाया जा सके। नासा और इसरो ने अपनी सैटेलाइट को नाम दिया है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। आज इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इस निगरानी सैटेलाइट को तैयार करने में करीब 15 साल लगे हैं। दोनों देशों ने इस पर करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नासा और इसरो अपनी सैटेलाइट को पृथ्वी की निगरानी से जुड़ा एक क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा आम लोगों को होगा। हम आपको इससे होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको निसार की लॉन्चिंग की खास तस्वीरें दिखाते हैं। All L40 engines generating nominal thrust. Just 1 second, motor ignited. Lift off normal. NISR spacecraft separated. निसार एक डुअल फ्रीक्वेंसी वाला रडार सिस्टम सैटेलाइट है जिसे पृथ्वी से 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। यह सैटेलाइट अपनी जगह से एक बार में पृथ्वी के करीब 240 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी करेगा। 24 घंटे के अंदर निसार पृथ्वी के 15 चक्कर लगाएगा, यानी करीब 1.5 घंटे में यह पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। हर 12 दिन पर निसार पृथ्वी के किसी खास लोकेशन में हो रहे बदलाव की जानकारी देगा। यह सैटेलाइट दिन रात और हर मौसम में पृथ्वी पर होने वाले बदलाव रिकॉर्ड कर सकता है। पृथ्वी पर होने वाली छोटी से छोटी हलचल पर इसकी नजर होगी, इसीलिए इसे भारतीय सेना के लिए भी काफी खास माना जा रहा है। निसार पृथ्वी पर आने वाले भूकंप, लैंडस्लाइड, ज्वालामुखी विस्फोटों का डेटा इकट्ठा करेगा। इसके अलावा यह खेती और उपजाऊ जमीनों का डेटा इकट्ठा करेगा। पृथ्वी पर मौजूद ग्लेशियर्स, बर्फ के पिघलने की गति पर भी यह नजर रखेगा और बारिश, बाढ़, तूफान, समंदर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ा डेटा भी इकट्ठा करेगा। निगरानी से मिले डेटा के आधार पर वैज्ञानिक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जल्द से जल्द जानकारी देंगे, जिससे जानमाल का नुकसान कम होगा। निसार का डेटा लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसकी मदद से किसानों को बताया जा सकेगा कि उनकी जमीन कितनी उपजाऊ है या उनकी फसल अच्छी होगी या नहीं होगी। निसार भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, तूफान का डेटा और जो पैटर्न है उससे जुड़ी जानकारी देगा, जिससे इनकी भविष्यवाणी कम से कम एक ऐसा रफ एस्टिमेट वो लगा पाएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसकी मदद से जंगलों की अवैध कटाई की निगरानी होगी ताकि उसे सही समय पर रोका जा सके। जलवायु परिवर्तन हमारी पृथ्वी के लिए चुनौती है, इसीलिए निसार इस पर पैनी नजर रखेगा। ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, तटीय इलाकों को होने वाले नुकसान पर भी इसकी नजर रहेगी। आज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर भी आई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का एक अनुमान जारी किया है, जिसमें बड़े देशों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में पूरी दुनिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% रह सकता है, जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% हो जाएगा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में भी भारत सबसे आगे रहेगा। अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% रह सकता है, ब्रिटेन का 1.2%, रशिया का 0.9%, जापान का 0.7%, यूरोपियन यूनियन का 1%, कनाडा का 1.6%, ब्राजील का 2.3% और चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.8% रह सकता है, जो भारत से कम ही होगा। और हम 6.4% की विकास दर के साथ अगले साल भी आगे बढ़ेंगे।
ये आंकड़े इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब आबादी के लिहाज से इतने बड़े देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ती है तो इससे देश में लगे कारखानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों, छोटे दुकानदारों, नौकरी पेशा लोगों को आमदनी में फायदा होता है और टैक्स से सरकार की भी आय यानी इनकम बढ़ती है। बुरा वक्त आने पर ही अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपनों का पता चलता है। नमस्कार।